हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मारॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द एंजाइटी डिसऑर्डर। एंजाइटी डिसऑर्डर कि जिसको हम हिंदी में कहते हैं चिंता संबंधी विकार। मतलब कि जब आप कोई टेंशन लेते हैं, चिंता करते हैं, उसके कारण जो बीमारी आती है उसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो उसके जो रीजंस है कि कोजेस के बारे में हम स्टडी करेंगे डिटेल में, उसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, उसके अलावा उसकी जो ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी एंजाइटी ड्रग्स जो देते हैं पेशेंट को, उसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एज वेल एज जो उसके हम कारण का है, लक्षण का है और किस तरह से हम उसका इलाज कर सकते हैं, वो सब हम ये वीडियो लेक्चर के अंदर डिटेल में स्टडी करेंगे। द एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मारॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग इन 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मारॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मारॉक्स। तो अगर आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर पर से आपको डाउनलोड करिए, और अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो जरूर से चेक करिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो सबसे पहले समझिए डेफिनेशन ऑफ ए एंजाइटी। तो एंजाइटी मतलब कि हिंदी में उसको हम कहते हैं चिंता, या फिर चिंता होना, चिंता करना, वो सब जो है वो इंक्लूड होता है एंजाइटी के अंदर। तो एंजाइटी इज ए नॉर्मल एंड ऑफन हेल्दी इमोशन अबाउट द वरी, फीलिंग्स ऑफ वरी, एंजाइटी और फियर, कि जो हमारे बॉडी के अंदर एक नेचुरली एक इमोशंस है, कि जैसे हमारे बॉडी के अलग अलग इमोशंस है, कि हैप्पीनेस जैसे कि हमारा इमोशंस है, फियर एक हमारा इमोशंस है, एज वेल एज जो हम कहे कि सैडनेस भी एक इमोशंस है। उसी तरह से जो चिंता करना, कि जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं एंजाइटी, तो वो भी एक नॉर्मल सिम्टम है, और वो भी एक हेल्दीनेस आपका डिफाइन करता है, कि जब कोई पर्सन कंप्लीटली हेल्दी होता है तो उसके अंदर सभी तरह के अलग अलग इमोशंस होते हैं, कि इमोशंस अबाउट द वरी, इमोशंस अबाउट द फीलिंग्स, एंड ऑल्सो अबाउट द फियर, एंजाइटी एंड वरी। तो जब तक ये नॉर्मल अमाउंट में हो तब तब सही है, बट जब कोई पर्सन एक्सेसिव अमाउंट के अंदर चिंता करता है, कि आपकी जो एंजाइटी है वो इंक्रीज हो रही है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा आप कोई ना कोई तरह से वरीड है, तो उसके कारण जो डिसीज एंड डिसऑर्डर्स होते हैं उसको कहा जाता है एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो अ फीलिंग ऑफ वरी और फियर स्पेशली अबाउट द फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट। तो हम जो कई बार चिंता करते हैं, तो हमारी चिंता एक तो हमारे फ्यूचर के बारे में होती है, एज वेल एज जो पास्ट में के अंदर कोई घटनाएं हुई है उसके कारण भी चिंता होती है, और जो प्रेजेंट के अंदर जो कोई कॉम्प्लिकेशन से प्रॉब्लम्स है उसके बारे में हम चिंता करते हैं। तो इट विल बिकम द रीजन फॉर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड एंजाइटी डिसऑर्डर्स, कि जब आपकी ये चिंता एक्सेसिव हो जाती है तो वो आगे जाके रीज़न बनती है फॉर द मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स, कि जो हम मानसिक बीमारियां जो कहते हैं, तो मानसिक बीमारी के जो आप रीज़न बनता है आपकी चिंता, और वो है एक तो डिप्रेशन और साथ में एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो ये है एंजाइटी और उसके रिलेटेड सिंपल इंट्रोडक्शन। तो अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर characterized by the feeling of worry, anxiety or fear that are strong enough to interfere with one's daily activity। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स मतलब कि चिंता संबंधी विकार एक ऐसा विकार है, एक ऐसी बीमारी है कि जिसके अंदर आपकी जो वरी मतलब कि आपका जो टेंशन है और आपके जो स्ट्रेस है वो काफ़ी इंक्रीज होता है, और जिसके कारण आपकी जो रूटीन एक्टिविटीज़ होती है, कि जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो
उसके कारण इफेक्ट होती है उसके ऊपर। एंजाइटी इज ए नॉर्मल इमोशन बट एक्सेसिव एंजाइटी कॉज द डिसऑर्डर्स। कि अभी भी जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में समझाया कि एंजाइटी एक हमारा नॉर्मल इमोशन है, बट एक्सेसिव एंजाइटी कॉज द डिसऑर्डर। कि हमारे अंदर इमोशंस होने चाहिए सभी तरह के, और वो जरूरी भी है, कि जिसके कारण जो प्रॉपर आपका जो सोशल बिहेवियर जो है वो बना रहता है। कि आपको कुछ ऐसे प्रसंग होते हैं उस वक्त जो सैडनेस के इमोशंस होना जरूरी है, हैप्पीनेस के इमोशंस होना जरूरी है, किसी बात पे थोड़ी बहुत चिंता होना भी ज़रूरत है। तो ये सभी इमोशंस आपके बॉडी के अंदर होने चाहिए और वो एक हेल्दीनेस के साइन भी बनते हैं। बट जब ये एंजाइटी जो चिंता है वो काफ़ी एक्सेसिव हो जाए, कि ये जब एक्सेसिव अमाउंट में हो जाती है तो वो बनता है फिर डिसऑर्डर। वो बन जाता है फिर डिसऑर्डर। इट इज़ अवर ब्रेन्स वे ऑफ रिएक्टिंग टू स्ट्रेस एंड अल्टरिंग योर पोटेंशियल डेंजर अहेड, और जिसके कारण आगे जाके अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस आपके बॉडी के अंदर होते हैं और जिसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो ये है सिंपल कि एंजाइटी तो एक प्रकार का नॉर्मल इमोशन भी सन ही है, बट जब ये एक्सेसिव होता है तो वो करता है डिसऑर्डर और उसको हम कहते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स कौन से अलग अलग टाइप्स के होते हैं? तो मेनली जो हम फोबिया कहते हैं, कि जो भी अलग अलग फोबिया डेवलप होती है। फोबिया मतलब कि डर, फोबिया मतलब कि डर, या फिर हम कह सकते हैं फियर। किसी किसी भी बात का आपको डर होना, फोबिया होना, तो वो भी एक टाइप का एंजाइटी ही है। तो एंजाइटी डिसऑर्डर के जो टाइप्स हम देखें तो सबसे पहला टाइप दैट इज अगोराफोबिया। सेकंड दैट इज एंजाइटी डिसऑर्डर्स ड्यू टू ए मेडिकल कंडीशन। कि एक ऐसा टाइप की जो मेडिकल कंडीशन के कारण भी कई बार डर लगता है। मतलब कि मेडिकल कंडीशन ऐसे कि आपको समझो कि डायबिटीज है, तो डायबिटीज के कारण आप जो है वो टेंशन लेगी एक्सेसिव, कि वो डायबिटीज के कारण आगे जाके क्या कॉम्प्लिकेशंस होंगे, आपकी लाइफ ऊपर इफेक्ट होगी। तो वो एक मेडिकल कंडीशन के कारण हुई चिंता है। एज वेल एज समझो कि अचानक से आपको कोई ऐसी डिसीज होती है कि जिसके कारण भी आप काफ़ी टेंशन लेते, कि लाइक हार्ट रिलेटेड कोई डिसीज हुई है, तो हार्ट रिलेटेड डिसीज के अंदर भी आप फिर काफ़ी टेंशन लेते हैं। तो ये इस टाइप का एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ कि जो कोई मेडिकल कंडीशन के कारण है। फिर जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, कि जो नॉर्मल ही किसी भी तरह के पास्ट, फ्यूचर या फिर प्रेजेंट के बारे में आप टेंशन लेके जो है वो आप एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट बनते हैं। फिर पैनिक डिसऑर्डर, के अचानक से किसी भी बात पे काफ़ी पैनिक हो जाना, कि एक्सेसिव एक्साइटमेंट हो जाना, पैनिक हो जाना, तो उसके कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। फिर सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, वो एक उसका टाइप है। सेपरेशन एंजाइटी मतलब कि आपको ऐसा लगे कि आप सोसाइटी से अलग हो जाओगे, कोई आपके फैमिली रिलेशनशिप रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उससे सेपरेशन, लव रिलेशनशिप का सेपरेशन, तो उसके कारण भी जो है वो एंजाइटी होती है, चिंता होती है, और वो आगे जाके एंजाइटी डिसऑर्डर बनता है। फिर नंबर 6 देखें तो सोशल एंजाइटी, जिसका मतलब है कि सोशल फोबिया। कि यहाँ पे देखिए कि ये जो पर्सन है वो हम कह सकते हैं कि सोशल फोबिया उसके अंदर है। सोशल फोबिया मतलब कि जब आप किसी सोसाइटी के अंदर होते हैं, काफ़ी लोगों की भीड़ में होते हैं, तो उस वक्त आपको डर का महसूस होता है, डर लगता है, तो वो एक सोशल फोबिया। तो जब एंजाइटी आप एक्सेसिव अमाउंट में चिंता करते हैं तो उसके कारण ये सभी अलग अलग एंजाइटी डिसऑर्डर्स जो है वो आपको हो सकते हैं। तो ये है उसके टाइप्स, कि अलग अलग ऐसे टाइप के एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपको हो सकते हैं कि जब आप एक्सेसिव अमाउंट के अंदर चिंता करते हैं। नॉर्मल चिंता होना जरूरी है, बट वही चिंता काफ़ी एक्सेसिव बन जाती है, काफ़ी दिनों तक बन जाती है, काफ़ी महीनों तक हो जाती है, तो वो एक डिसऑर्डर या फिर बीमारी बन जाती है, और वो बीमारी को ठीक करना
जरूरी बनता है, बिकॉज उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। तो अब जान लीजिए उसके रीजंस कि व्हाट आर द रीजंस फॉर एंजाइटी डिसऑर्डर। तो एक तो वर्क स्ट्रेस और जॉब चेंज। अगर अचानक से आपकी जॉब चेंज हो जाती है, जॉब स्किप हो जाती है, या फिर आपका जो भी कोई सोर्स ऑफ इनकम है वो अचानक से बंद हो जाए, तो उसके कारण जो है वो स्ट्रेस होता है एज वेल एज चिंता होती है। साथ में वर्क स्ट्रेस, कि आप जिस जगह पे काम करते हैं वहां पे समझो कि आपका वर्कलोड जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, कि आपका, हम कहें कि वर्कलोड, कि काम का जो लोड है वो आपके ऊपर काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण भी आप टेंस रहते हैं, और वो एंजाइटी के कारण आगे जाके आपका एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर चेंजिंग लिविंग अरेंजमेंट्स, कि आपकी लाइफस्टाइल जो है वो चेंज हो जाए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये रीज़न हम कह सकते हैं कि पहला तो इंक्रीज इन वर्कलोड या फिर जॉब चेंज, वर्क रिलेटेड स्ट्रेस, चेंजिंग लिविंग अरेंजमेंट, कि आपकी जो लाइफस्टाइल है वो अचानक से चेंज हो जाना। कि समझे कि आप जो है पहले रिच क्लास में थे और अचानक से कोई क्राइसिस के कारण, कोई प्रॉब्लम्स के कारण जो है वो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक हो जाती है, तो उसके कारण आपकी लिविंग अरेंजमेंट के ऊपर डायरेक्टली असर पड़ता है। और वो सी कंडीशन में जब आप कोई चिंता करते हैं, टेंशन लेते हैं, तो उसके कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। फिर प्रेगनेंसी एंड गिविंग बर्थ, कि प्रेगनेंसी के दौरान समझो कि आप टेंशन लेते हैं। फिर गिविंग द बर्थ, कि समझो कि जो बच्चे को जो जन्म देना होता है उसके बारे में समझो कि आपको टेंशन है, उस रिलेटेड आपको डर लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान कोई कॉम्प्लिकेशन होंगे या नहीं, कोई डर रहता है। पेन रिलेटेड डर रहता है, जो माहौल क्रिएट होता है लेबर पेन रिलेटेड, उसके बारे में आपको डर लगता है, तो वो भी एक एंजाइटी ही है, और उसके कारण भी एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। फिर फैमिली एंड रिलेशनशिप्स रिलेटेड प्रॉब्लम, कि फैमिली प्रॉब्लम्स हो, रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम हो, तो वो भी रीज़न है। फिर मेजर इमोशनल शॉक, अचानक से कोई भी आपको इमोशनल शॉक लगेगा, लाइक फैमिली रिलेटेड, रिलेशनशिप रिलेटेड, कोई भी इमोशनल शॉक आपको लगा है, तो वो इमोशनल शॉक भी एंजाइटी का कारण बनता है। स्ट्रेसफुल एंड ट्रॉमेटिक इवेंट, कि अचानक से आपके लाइफ में कोई ऐसा इवेंट आता है, कोई ऐसी घटना बनती है कि जिसके कारण अचानक से आपको जो ट्रॉमा लगता है, स्ट्रेस लगता है। फिर तो ये नंबर 5 इमोशनल, नंबर 6 स्ट्रेस, नंबर 7 रीजन देखें, दैट इज वर्बल, सेक्सुअल, फिजिकल और इमोशनल एब्यूज और ट्रॉमा, कि किसी भी तरह से वर्बली किसी के साथ आपको इस तरह से प्रॉब्लम हुआ है, सेक्सुअली आपका प्रॉब्लम है, फिजिकली कोई प्रॉब्लम हुआ है, इमोशनल एब्यूज है, या फिर कोई ट्रॉमा शॉक लगा है, तो ऐसे कोई आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसके कारण ट्रॉमा हुआ है, या फिर आपको कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम से और उसके टेंशन के कारण भी आप आगे जाके एंजाइटी डिसऑर्डर के पेशेंट बन सकते हैं। फिजिकल ऐसे कोई प्रॉब्लम से, फिजिकल डिसेबिलिटीज है कोई, उसके कारण वो आप टेंशन लेते हैं, मतलब कि आपके स्किन कलर रिलेटेड आपको कोई एंजाइटी है, एज वेल एज आपको कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है उसके बारे में, एज वेल एज जो वर्बली हम कहें, तो वर्बली के समझे कि आपको बोलने में कोई हिचकिचाहट होती है, स्पीच में आपको कोई प्रॉब्लम है, तो उसके कारण भी कई बार डर रहता है, चिंता होती है, और वो एक एंजाइटी डिसऑर्डर्स के रीजन बनते हैं। फिर डेथ और लॉस ऑफ लव वन, कि अचानक से आपके जो रिलेटिव्स में से या फिर आपके फैमिली में से किसी की अचानक से डेथ हो जाती है, और आपके जो लव्ड वन जो है उनको जब वो आपसे दूर हो जाते हैं, तो उसके कारण भी जो टेंशन होती है, फियर होता है, और वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के रीज़न बनते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखिए तो जो हमारे ब्रेन के ऊपर जो अब इफेक्ट होती है, कि स्ट्रेस एंड नेगेटिविटी इन अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, कि आपके लाइफ के अंदर जब स्ट्रेस है और नेगेटिविटी है, तो उसके कारण जो ब्रेन है उसके जो एक्टिविटीज़ के ऊपर असर पड़ता है, और उसके कारण आप जो है वो एंजाइटी डिसऑर्डर्स आपको हो सकता है। फिर फैमिली हिस्ट्री रहे,
एक्सट्रीमली साई एनवायरमेंट हो, जेनेटिकली प्रॉब्लम हो, तो भी ये सब कोजेज है फॉर द एंजाइटी डिसऑर्डर्स। उसके जाने हम सिम्टम्स। तो सिम्टम्स हम देखिए तो जो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के जो पेशेंट होते हैं उनको ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होता है, चिल्स मतलब कि ठंड लगती है, और हीट सेंसेशन। दो हो सकता है कि चाहे ठंड लगे या फिर ज़्यादा गर्मी लगे। फिर नौजिया कि जो जी मचलता है वो कंडीशन, डिजीनेस रहता है, हार्ट पाल्पिटेशंस होते हैं, और ट्रैम्बलिंग या फिर ट्रैमर होना कि जैसे हाथ हाथ और पाँव में जो कंपारी आती है, वो हम की जो कंपन होते हैं हमारे हाथ हमारे पाँव, तो वो भी एक सिम्टम है एंजाइटी डिसऑर्डर का। कि वो एक सिम्टम है कि आपको जब कोई टेंशन होता है तो हाथ पैर में कंपन होना, हार्ट बीट्स इंक्रीज हो जाना, डिजीनेस से, फिर सेडेटिव जो जो हम कहते हैं वो हो जाना, नौजिया होना, वॉमिटिंग भी कई बार होती है, काफ़ी ठंड लगती है। उसके अलावा दूसरे जो हम सिम्टम्स देखें तो हार्ड टू ब्रेथ की डिफ़िकल्टी हो जाती है ब्रीथिंग के अंदर, एज वेल एज स्लीप, स्टे स्टिल एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन वर्क, कि आपके जो वर्क के कॉन्सेंट्रेशन ऊपर इफ़ेक्ट होती है। कि हार्ड टू ब्रेथ मतलब कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, स्लीपिंग में भी आपको डिफ़िकल्टी होती है जिसको हम कहते हैं इनसोम्निया की लॉस ऑफ स्लीप, कि रात को आप अच्छे से सो नहीं पाते, एंड आपके वर्क के ऊपर जो भी आपको कंसंट्रेशन करना है वो अच्छे से नहीं हो पाता। फिर फीलिंग ऑफ नर्वस, आप जल्दी से नर्वस हो जाते हैं, रेस्टलेस और टेंस। उसके बाद पैनिक होना, फियर, डिजीनेस, फीलिंग वीक और टायर्ड, स्वेटिंग मतलब कि काफ़ी पसीना होता है आपको, एज वेल एज इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड डिफ़िकल्टी इन कंट्रोलिंग द वरी। तो यहाँ पे आप देखिए कि ब्लसिंग होता है, फीलिंग ऑफ द माइंड गोइंग ब्लैंक, कि आपका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक होगा ऐसा लगता है, मसल टेंशन जिसके कारण आपको कंपन होता है, स्वेटिंग पसीना होता है, ट्रैम्बलिंग होता है, अपसेट स्टमक, क्विकन हार्ट बीट मतलब कि हार्ट रेट आपके इंक्रीज हो जाते हैं, लाइट हेडेडनेस होता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, डिजीनेस, नोजिया एंड डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग, कि रात को सोने में भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो ये है सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशंस जाने तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स के कारण कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो उसमें सबसे टॉप पे है, प्रायोरिटी पे है डिप्रेशन। कि एंजाइटी डिसऑर्डर आपको रहता है तो आगे जाके आपको डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो सकता है और पेशेंट डिप्रेशन में जा सकता है। ट्रबल इन स्लीपिंग, कि जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया, कि ये बीमारी हो सकती है इंसोम्निया की, मतलब कि रात को लेट तक नींद ना आना, कि आप टेंशन के कारण रात को लेट तक सो नहीं पाते, कि जिसको हम कहते हैं इंसोम्निया। फिर डाइजेस्टिव और बाउल प्रॉब्लम, कि आपके जो जीआई ट्रैक है उसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हेडेक और क्रोनिक पेन, कि जो साइकोलॉजिकली जो प्रॉब्लम्स है उसके कारण हेडेक भी होता है, क्रॉनिक पेन भी होता है, सोशल आइसोलेशन हो जाता है पर्सन का, कि सोशली वो लोगों से दूर रहने का पसंद करते हैं। प्रॉब्लम फंक्शनिंग एट स्कूल और वर्क, कि आप समझो कि स्टूडेंट लाइफ में तो स्कूल कॉलेज में आप जो है वो अच्छे से टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, आपके वर्क प्लेस पे भी आप अच्छे से जो है अपना जो भी रूटीन फंक्शन है वो नहीं कर पाते, और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये सभी के कारण सुसाइड अटेम्प्ट, ये भी एक कॉम्प्लिकेशन। ये तो ऐसे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसके लिए ज़रूर से उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। दूसरे हम देखें तो चिंता के कारण ओवरवेट हो सकता है, ओबेसिटी आ सकती है, मसल वीक हो सकते हैं, मसल पेन हो सकता है, रिस्क ऑफ हाई ब्लड प्रेशर, कि जितनी एंजाइटी रहती है उसके कारण ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है, हार्ट रिलेटेड डिसीज हो सकती है आपको। फिर साइकोलॉजिकल ब्रेन देखे तो ब्रेन का परफॉर्मेंस लो हो जाता है, स्लो रिएक्शन टाइम, रिस्क ऑफ डिप्रेशन, रिस्क ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर, पुअर इम्यून सिस्टम हो जाती है आपकी,
एज वेल एज रिस्क ऑफ डायबिटीज की, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस, चिंता या फिर एंजाइटी के कारण हुआ डायबिटीज। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। और उसमें सबसे बड़ा कोई कॉम्प्लिकेशन देखें तो एक तो डिप्रेशन, और डिप्रेशन के कारण जो होने वाले सुसाइड्स के बहुत सारे हम ऐसे केसेस देखते हैं कि डिप्रेशन के कारण, एंजाइटी के कारण, चिंता के कारण लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो एक तो क्वालिटी ऑफ लाइफ आपकी अल्टर होती है और आगे जाके समझो कि वो पेशेंट सुसाइड कर दे। तो ये सब कॉम्प्लिकेशंस ना हो उसलिए अच्छे से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स की जो हम ट्रीटमेंट देखें तो ट्रीटमेंट के अंदर पेशेंट काउंसलिंग जो दी जाती है, तो पेशेंट काउंसलिंग टू प्रोवाइड साइकोथेरेपी की, जो साइकोथेरेपी आपको देनी है पेशेंट को, तो उसके लिए जो साइकियाट्रिस्ट होते हैं वो अच्छे से पेशेंट का काउंसलिंग करते हैं, कि उनसे अच्छे से बातचीत करते हैं और उनको बातचीत करके एक प्रॉपर उनको थेरेपी देने का स्टार्ट करते हैं। देन ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल और बिहेवियर डिसऑर्डर्स थ्रू टॉक थेरेपी, कि साइकोथेरेपी या फिर जो टॉक थेरेपी हम कहें कि जो बातचीत करके जो सबसे पहले समझो कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आता है, तो पेशेंट को मेडिकेशंस देने की ज़रूरत नहीं है। कि सबसे पहले तो बातचीत करना, कि जो चिंता है उसका रीज़न फाइंड आउट करना, और वो रीज़न समझो कि हम सॉर्ट आउट कर देते हैं तो पेशेंट की चिंता खत्म हो जाएगी। और जो टॉक थेरेपी है कि बातचीत करके ही जो मसले का जो हल हम लाते हैं, सेम लाइक दैट एंजाइटी डिसऑर्डर में भी जब स्टार्टिंग में ही एंजाइटी हो, चिंता हो, तो तुरंत ही टॉक थेरेपी सबसे बेस्ट रहती है। उसके बाद मेडिकेशंस और ज़रूरी होता है मेडिटेशन। तो मेडिकेशंस तो है ही, कि जो एंटी एंजाइटी ड्रग्स की जो फेमस हम कुछ देखें तो सिटालोप्राम है, अल्फ्राजोलाम है, तो वो सब तो प्रिस्क्राइब किए ही जाते हैं। बट जरूरी रहता है मेडिटेशन, कि आप देखते हैं कि यहाँ पे जो डायग्राम्स के अकॉर्डिंग टू, कि आप जितना अच्छा मेडिटेशन करते हैं, तो पहले तो हम मेडिटेशन से ट्राई करेंगे कि अच्छे से आप मेडिटेशन करते हैं, रिलैक्स रहते हैं, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, तो मेडिटेशन ही आपकी एंजाइटी डिसऑर्डर को ट्रीट कर देगा। साथ में जो टॉक थेरेपी जो होती है, कि टॉक थेरेपी की जो भी पेशेंट है उसके साथ अच्छे से बातचीत होती है, बातचीत करके ही उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। फिर जो हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहते हैं, कि जिसके अंदर एक टाइप की टॉप थेरेपी फोकस ऑन मॉडिफाइंग नेगेटिव थॉट, बिहेवियर्स एंड इमोशनल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कि जो भी स्ट्रेस के जो रीजंस है, नेगेटिव थॉट्स क्यों आ रहे हैं पेशेंट को, बिहेवियर क्यों नेगेटिव हो गया है, इमोशनल रिस्पॉन्स ऐसे क्यों है, तो वो रीज़न फाइंड आउट करके, बातचीत करके, टॉक करके, वो और जो थॉट्स है, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स के अंदर बदलना, नेगेटिव बिहेवियर को पॉजिटिव बिहेवियर के अंदर, एक्सेसिव स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस या फिर नॉर्मल कर देना, कि जिससे स्ट्रेस जो है वो कम हो जाए पेशेंट का। तो ये सब ट्रीटमेंट के ऑप्शंस रहते हैं। जानेंगे हम ये लेक्चर में डिटेल में अब आगे एंटी एंजाइटी ड्रग्स, कि दे आर द क्लास ऑफ मेडिकेशंस विच आर यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस एंजाइटी डिसऑर्डर्स। दे गिव द रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी एंड दे आर प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। तो ये चीज़ जरूरी कि ये जितने भी आप मेडिकेशंस देखेंगे तो रहेंगे RX ओनली, कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स रहेंगी ये सभी, कि चाहे वो अल्प्राजोलाम हो या फिर सीटालोप्राम, की जो वाइडली दिए जाते हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स के पेशेंट को। एंड साइकियाट्रिस्ट प्रिस्क्राइब द मेडिसिन्स बेस्ड ऑन द कंडीशन ऑफ पेशेंट एंड आफ्टर प्रॉपर डायग्नोसिस। कि पहले तो जो हमने बात की कि टॉक थेरेपी है, मेडिटेशन है, उससे पेशेंट ठीक हो जाता हो तो मेडिकेशंस हम ट्राई ना करें। बट समझो कि उससे ठीक नहीं हो रहा तो आगे जाके उसकी कंडीशन को देखकर प्रॉपर मेडिकेशंस को प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, वो हम कहते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स की जो एग्जांपल हम देखें तो बेंजोडाइजेपिन्स, जैसे कि डाइजेपाम है, क्लोरडाइजेपोक्साइड है, फिर ऑक्साजेपाम, लोराजेपाम, अल्प्राजोलाम,
फिर फ्लोराजेपम। तो ये सभी जो मेडिकेशन है कि जिसको हम कहते हैं बेंजोडाइजेपिन क्लास के ड्रग्स, जिनको क्या कहते हैं हम, बेंजोडाइजेपिन्स। तो बेंजोडाइजेपिन्स भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं। फिर एजापायरोन्स जो हम देखें कि जिसके अंदर बुस्पिरोन है, गैपिरोन है, इस्पा इप्सापिरोन है, वो दिए जाते हैं। सेडाटिव एंटीहिस्टामाइन्स माइनिक ड्रग्स जैसे कि हाइड्रोक्सीजिन भी दिए जाते हैं, एज वेल एज बीटा ब्लॉकर्स में प्रोप्रानोलॉल। फिर एंटी डिप्रेसेंट्स में से सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर एंड ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स आर द ड्रग ऑफ चॉइस, कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस हम कहें या फिर जो ड्रग ऑफ चॉइस हम कहें इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स, दे आर एंटी डिप्रेसेंट्स। तो ये अब अच्छे से याद रखिए। एंड particularly the newer agents which have a safer adverse effect profile and higher ease of use than the older tricyclic antidepressant such as selective serotonin reuptake inhibitor and TCA। तो जो न्यूअर मेडिसिन्स अवेलेबल होती है कि जो ओल्डर के कंपैरिजन में उसके साइड इफेक्ट या एडवर्स इफेक्ट भी कम है, तो उसी के कारण ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स है वो ड्रग ऑफ चॉइस बनते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो एंटी डिप्रेसेंट्स के जो हम एग्जाम्पल देखें तो मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर की जो एग्जाम्पल है सिलेजिलिन। उसके बाद सेकंड हम देखें तो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि इमिप्रामाइन है, एमिट्रिप्टिलाइन है। तो ये एक मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर आपको याद रखने हैं। फिर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स याद रखने हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर कि उसमें दो फेमस है फ्लुएक्सेटिन एंड सर्टालिन। अदर और टिपिकल एंटी डिप्रेसेंट जैसे कि मैप्रोटिलाइन एंड ट्राजोडॉन, और मूड स्टेबलाइजिंग ड्रग जैसे कि लिथियम। तो ये 5 है कि जो एंटी डिप्रेसेंट, उसमें भी जो ज़्यादा फेमस हम कहे तो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जैसे कि सिटालोप्राम है, डेपोक्सेटिन है, एसिटालोप्राम, फ्लुएक्सेटिन, फ्लुओक्सामाइन, पैरोक्सेटिन, सर्टालिन एंड वर्टियोक्सेटिन। तो ये मेडिकेशंस आप हम कहे कि वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी आपके एग्जाम के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के लिए, एज वेल एज जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बनती है उसमें जो मेडिकेशंस की जो सिटालोप्राम पेशेंट को दिए जाती है। फिर फ्लुएक्सेटिन आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसिटालोप्राम है। तो ये सभी मेडिकेशंस की जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है एंड मोस्ट यूजफुल फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स। फिर सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर एमिट्रिप्टिलाइन है, नॉरट्रिप्टिलाइन और प्रोट्रिप्टिलाइन। तो ये 3 ट्रिप्टिलाइन्स आप देखिए, पीछे तीनों के अंदर सेम है, ट्रिप्टिलाइन इज द कॉमन। तो ये ट्रिप्टिलाइन्स की जो आप देख सकते हैं कि एमिट्रिप्टिलाइन हाइड्रोक्लोराइड RX ओनली कि जो 10 mg स्ट्रेंथ का टैबलेट है एज पर IP। फिर नॉरट्रिप्टिलाइन का 25 mg का टैबलेट आप देख सकते हैं। तो ये ट्रिप्टिलाइन्स की जो एक फेमस क्लास है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स। उसके अलावा हम जो देखें तो क्लोमिप्रामाइन की जो सब एमाइन्स है। अब आप देखना जो पूरी लिस्ट चालू होगी वो एमाइन होगी पीछे। क्लोमिप्रामाइन है, इमिप्रामाइन है, डेसिप्रामाइन एंड ट्राइमिप्रामाइन। तो ये देखिए ये चारों एमाइन्स है। तो ये एमाइन्स की जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स है वो आपको याद रखने हैं, और एमोक्सेपिन एंड डॉक्सेपिन। तो ये 2 पेन वाले मेडिकेशंस। तो अच्छे से आपको ये याद रखने की ये जो 3 है सबसे पहले दैट इज ट्रिप्टिलाइन, फिर ये जो 4 है दैट इज एमाइन वाले, और ये 2 पेन वाली मेडिकेशंस। तो इस तरह से एग्जाम्स के लिए आप याद रखिए ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स विच आर यूज इन ए ट्रीटमेंट ऑफ एंजाइटी डिसऑर्डर्स।
अब कुछ जानते हैं फैक्ट्स रिगार्डिंग एंटी एंजाइटी ड्रग्स की। जो सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएक्टेक इनहिबिटर्स हमने देखे, तो वो क्या करते हैं, एसिस द सिम्टम ऑफ डिप्रेस मूड एंड एंजाइटी, कि जो मूड एंड एंजाइटी रिलेटेड जो सिम्टम्स है उसको रिड्यूस कर देती है, तो जिसके कारण पेशेंट का जो इलाज हो जाता है अच्छे से। फिर एंजाइटिक जो मेडिकेशन से, कि वो क्या करती है, रिड्यूस करती है एंजाइटी एंड टेंशन, की जो टेंशन और एंजाइटी को रिड्यूस करती है, और रिड्यूस करती है स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड प्रमोट द स्लीप। स्लीप जब डिस्टर्ब हो जाती है तो अच्छे से स्लीप को प्रमोट करती है, पेशेंट को अच्छे से नींद आती है, कि जो पहले टेंशन के कारण सो नहीं पाते थे, अब ये मेडिसिन के इफेक्ट्स के कारण अच्छे से सो पाते हैं, जिसके कारण उनका माइंड भी रिलैक्स रहता है। और जितना माइंड रिलैक्स होगा उससे जो एंजाइटी है वो कम हो जाती है एंड रिलीव्स द एंजाइटी एंड टेंशन। फिर जो तीसरे एंटी डिप्रेशंस की जो बात है, टेकिंग द मेडिकेशन डिजाइन टू हेल्प एंड रिलीव द सिम्टम ऑफ डिप्रेशन, कि अब एंजाइटी के कारण डिप्रेशन है या फिर डिप्रेशन के कारण एंजाइटी है, दोनों एक दूसरे के समझे कि वाइस वर्सा बन जाते हैं, तो उस वक्त एंटी डिप्रेशंस भी काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है और वो ड्रग ऑफ चॉइस भी है एंजाइटी डिसऑर्डर्स के अंदर। सम एंटी डिप्रेशन ऑल्सो हैव यूजेस सच एज ट्रीटिंग क्रोनिक पेन एंड सर्टेन एंजाइटी डिसऑर्डर्स। फिर जो सेडेटिव्स कोज द ड्रॉसीनेस, कामनेस एंड डल सेंसेस, सम टाइप में बिकम एडिक्टिव्स, कि सेडेटिव के कारण कई बार एडिक्शन हो जाता है, बट जब उनको माइनर डोज में दिए जाते हैं तो उसके कारण जो एंजाइटी के जो डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट हैं उनके अंदर हम एक कामनेस, मतलब कि उनको जो दिमाग है उनका काफ़ी रिलैक्स रहे वैसे कंडीशन, जो उनके जो सेंसेस है वो हम नॉर्मल करवा सकते हैं, कि जो एक्सेसिव स्ट्रेस के कारण जो उनके सेंसेस भी ऐसे हो जाते थे कि काफ़ी डर का माहौल उनके लिए अंदर होता था, काफ़ी टेंस रहते थे वो पेशेंट, तो वो अब ठीक हो जाएगा। और ड्रॉसीनेस मतलब कि थोड़ी उनको नींद भी आएगी। फिर जो नर्व पेन मेडिकेशन जैसे कि ब्लॉक द पेन कोज बाय द डैमेज नर्व, कि जो डैमेज नर्व के कारण जो पेन होता है, तो नर्व पेन मेडिकेशन और उसके कारण जब किसी को चिंता होता हो, टेंशन होते हो, तो वो मेडिकेशन से भी पेशेंट ठीक होते हैं। तो ये था हमारा स्पेशल लेक्चर रिगार्डिंग एंटी एंजाइटी ड्रग्स एज वेल एज एंजाइटी डिसऑर्डर्स के बारे में। तो जो लेक्चर्स के पीडीएफ्स होते हैं वो अब आप एक्सेस कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर, कि जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पे और एप्पल आईफोन ऐप स्टोर पर भी उसको एक्सेस कर पाओगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप, ये वाला व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। ज्वाइन कर सकते हैं हमारी ऐप, कि जो अभी मैंने बताया कि स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज वगैरह आप एक्सेस कर पाओगे ऐप ऊपर, कि जो स्टडी मटेरियल है, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर वगैरह एक्सेस कर पाओगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, और कोई भी क्वेरी हो तो ये वाले कॉन्टैक्ट नंबर या फिर जो व्हाट्सएप नंबर था उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो check the links in the description box. Good luck and all the best.